यूकेपीएससी वन क्षेत्राधिकारी का पेपर हुआ था प्री का 18/5/2025 को। उस पर कुछ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, पूछे गए थे, तो उसका यहाँ पे हम करेंगे डिस्कशन। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन जो भी है देखते हैं उसको। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तराखंड है। अब देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? जो दो स्थानों को जोड़े, एक ऐसा रास्ता जो दो स्थानों को जोड़े। ठीक, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है, नेचुरल जो सोर्स होते हैं उनसे मिलती है ये, और पर्यावरण को नुकसान बहुत कम होता है इससे। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? आप ये देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो नेचुरल सोर्स से ही मिलती है, जो लगातार मिलती है, खत्म नहीं होती है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक, अब देखो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है? एक ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाता है। ये ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाता है, ये ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाता है। और इसमें क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पन्न की जाएगी, यानी कि जो बिजली उत्पन्न की जाएगी उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा। किससे? जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उससे, और अपने ही राज्य में भी उसकी पूर्ति करेगा ये बिजली की। तो यहाँ पे टोटल क्या है? 10 राज्य हैं। उन 10 राज्यों को भारत के मैप के थ्रू देखते हैं हम, वहां से ज्यादा आसान रहेगा। ठीक, देखो, अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से शुरू करेंगे। इसमें देखो, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, लास्ट में पी वाले एमपी, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, अब देखो, यहां से शुरू करते हैं राजस्थान से। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, और तमिलनाडु है। तो ये हो गए 10। तो इनको याद करना बहुत आसान है, आप कर सकते हो। देखो, जिनके भी लास्ट में पी आ रहा है वो तो है ही, एक अरुणाचल प्रदेश होता है उसको छोड़ के। ठीक, राजस्थान है, बगल में गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो इनको ऐसे याद किया जा सकता है। तो दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं अब। कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? देखो, डेंगू वायरस फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एडीज मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी नाम का एक मच्छर है जो जिम्मेदार होता है डेंगू फैलाने के लिए। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो, इससे क्या होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये है मलेरिया के लिए। और मलेरिया कौन से पैरासाइट से होता है? कौन से परजीवी से होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। ठीक, तो उससे मलेरिया होता है, और फैलाता कौन है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, इससे क्या होता है? इससे होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है इससे। ठीक, और क्या होता है? एक होता है फाइलेरिया, इससे होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस इससे होता है। और सीसी फ्लाई से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। बार बार नींद आती है, सीसी फ्लाई अगर जो मक्खी होगी, सीसी मक्खी होगी, वो काट देगी तो स्लीपिंग सिकनेस मतलब बार बार नींद आएगी आपको। ठीक, तो अब नए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अग्निशामक यंत्रों में निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब यहां पे देखो, अग्निशामक यंत्र होते हैं। इन अग्निशामक यंत्र में क्लास
होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। ए फॉर एस, बी फॉर बैरल यानी कि जिसमें लिक्विड होता है, द्रव होता है। सी फॉर होता है करंट। डी फॉर होता है डायनामाइट यानी कि ये क्या है, मेटल है। के फॉर हो गया किचन। अब एस मतलब राख किससे होती है, लकड़ी या पेपर हो गया कोई, इसके जलने से राख बनती है। बैरल्स को रिलेट कर सकते हो लिक्विड से, यानी कि लिक्विड भरे जाते हैं, ठीक, कंटेनर्स में। तो बैरल क्या है, एक यूनिट होती है। करंट से आप रिलेट कर सकते हो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर इनमें आग लग जाए। डायनामाइट मेटल, अगर मेटल में आग लग जाए। किचन में क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक। अगर लिक्विड के कारण आग लगे तो उसके लिए क्लास बी टाइप का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। लकड़ी, पेपर, इनके द्वारा आग लगे तो क्लास ए टाइप का, समझे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, जो भी बिजली के इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें आग लगे तो क्लास सी टाइप का यूज किया जाता है। मेटल में आग लगे तो क्लास डी टाइप का अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है। किचन में आग लगे ऑयल के कारण तो उसमें क्लास के टाइप का अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस O2 की कंसंट्रेशन को कम करती है। और O2 किसके लिए जिम्मेदार है, ऑक्सीजन किसके लिए जिम्मेदार है, आग लगने के लिए। आग के लिए कौन सा जिम्मेदार है, O2। तो CO2 O2 की सांद्रता को कम करती है तो कम आग लगती है। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ड्यू टू लिक्विड। ड्यू टू लिक्विड के लिए लिक्विड से बैरल याद आएगा, बैरल से बी याद आएगा तो क्लास बी टाइप का, ठीक है। रेलवे में पूछा गया था ये प्रश्न। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, ब्लूनेस ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो ये तो खैर ठीक ही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है प्रकाश का बिखरना। अगर प्रकाश बिखर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो स्कैटर हो रहा है। किससे होता है, जो भी वायुमंडल में कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं वायुमंडल के, उनसे टकरा के प्रकाश बिखरता है, ठीक। तो यहां पे देखो, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एक तो यही हो गया आकाश का नीला रंग, ये किसके कारण होता है, रिले स्कैटरिंग होती है। रिले एक वैज्ञानिक था, इसने बताया था स्कैटरिंग। इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि जो भी लाइट का कलर होगा वो कितना बिखरेगा, स्कैटरिंग कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/λ⁴। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, यानी कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसका बिखरना उतना ही कम होगा, उसकी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। और जिसकी लैम्डा कम होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी वो ज्यादा स्कैटर करेगा। और तुम्हें पता है कि जैसे जो वाइट लाइट होती है उसके 7 कंपोनेंट होते हैं, विब क्योर। और रेड लाइट की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इनकी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। वॉयलेट, इंडिगो
और ये क्या है, ब्लू, नीला। तो नीले कलर की तरंग दैर्घ्य कम होती है। अगर नीले कलर की तरंग दैर्घ्य कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो अब तुम्हें वही कलर दिखेगा भाई, जिसका बिखराव ज़्यादा होगा वही कलर तुम्हें दिखेगा। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर वॉयलेट की तो सबसे कम होती है, वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आंखों के लिए ब्लू कलर क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ब्लू कलर आपको जल्दी दिख जाएगा कंपेयर टू बैगनी, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और रिले स्केटरिंग के और क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एक है ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि जो भी सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे जो भी नीला रंग दिखाई देता है आपको, नीला नहीं, लाल रंग दिखाई देता है। किसका? लाल रंग दिखाई देता है सूर्य का। ठीक है, ये भी रिले स्केटरिंग का है। एक होता है मी स्केटरिंग। अब मी स्केटरिंग के कारण क्या होता है, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, सफेद रंग बादल का, धुएं का, कोहरे का। तो जो बादल का सफेद रंग है, धुएं का सफेद रंग है, कोहरे का सफेद रंग है, वो मी स्केटरिंग के कारण होता है। अगर यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ जाते ना, रिले स्केटरिंग और मी स्केटरिंग, तो यहाँ पे रिले स्केटरिंग इसका सही आंसर होता। तो देखो अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखो स्केटरिंग ऑफ लाइट, ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। देखो रिले स्केटरिंग, दिस इज नोन एज रिले स्केटरिंग। द ब्लूइश कलर predominates in clear sky since blue has a shorter wavelength, कम wavelength होती है compared to red, is scattered much more strongly. in fact violet, देखो बैगनी कलर की जो होता है स्कैटरिंग ज़्यादा होती है ब्लू से भी, लेकिन जो हमारी आँखों को ज़्यादा सेंसिटिव, हमारी आँख ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इसका ब्लू दिखता है। और देखो ये 1/λ की घात 4 जो स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ की घात 4। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये था। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, सन में कौन सी एनर्जी होती है? नाभिकीय ऊर्जा। आपने सुना होगा एक नाम, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम के एटम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी बनाते हैं। सूर्य में यही एनर्जी होती है जो वहाँ का टेम्परेचर को ज़्यादा बनाती है। लाइट इसी एनर्जी के कारण आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है मैक्सिमम ग्रॉस पावर इन इंडिया? मतलब कौन सा न्यूक्लियर प्लांट ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है? तो इस पे देखो ये कुडनकुलम है जो तमिलनाडु में है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाता है 2000 मेगावाट के समथिंग। ठीक, कुडनकुलम में 2 यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स दे रखी हैं। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा में 4 यूनिट है। राजस्थान में एटॉमिक पावर प्लांट है, उसमें 6 यूनिट है। तारापुर का है? तारापुर है महाराष्ट्र। तो देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। 2000 मेगावाट बनाता है एनर्जी, ग्रॉस पावर है।
तारापुर महाराष्ट्र में है, ये देखो लगभग 1250 से 1500 के बीच में है। ठीक। कैगा कर्नाटक में है, ये भी कम बनाता है। काकरापार गुजरात में है। मद्रास ये भी तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सब कम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुडनकुलम। और जो आगे उनके दिया है नंबर्स जो दिए हैं वहां पे यूनिट्स काम कर रही होती है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखो, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शंस? किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। अब WBC, व्हाइट ब्लड सेल को WBC बोला जाता है। WBC का एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसका कोई कलर नहीं होता है इसलिए, मतलब व्हाइट कलर की होती है। तो ल्यूकोसाइट्स। और एक और चीज WBC से याद आता है मेरे को, देखो W फॉर वाटर, विटामिन B, विटामिन C। तो जल में घुलने वाले विटामिन का नाम क्या है? B और C। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक। तो WBC ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब WBC के 5 पार्ट्स होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो WBC क्या होता है? बॉडी को डिफेंड करता है, किससे? बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंजाई और जो पैरासाइट है। डिफेंड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे RBC होता है। RBC का जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं उसको। देख लेना, क्या पता काम आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो, कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? इस पर होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मेथड। और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, ये भी NCERT से उठाया गया है डायरेक्टली। देखो, प्रकाशिक तंतु, ये इसके बारे में है। देखो, यहाँ से देखो, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर तंतु के एक सिरे पर दृष्ट होता है वह उसकी लंबाई के अनुदिश। ये इसका आंसर देखो, हाँ यहाँ से देखो, प्रकाशिक तंतुओं के बंडल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं से बड़े पैमाने पर वैद्युत संकेतों, जिन्हें उचित ट्रांसड्यूसरों द्वारा प्रकाश में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, और इसका आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मेथड। इस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Which of the following pollutant is most associated with the formation of acid rain? अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा का pH 5.6 से कम हो जाए। और इसमें जो एसिड रेन होती है, इसमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये पानी से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 ये बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इसलिए इसको एसिड रेन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द वेटलैंड कांजली लेक इज लोकेटेड इन। कांजली झील आर्द्र भूमि अवस्थित है, कहाँ है? ये पंजाब में है। और पंजाब इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
रामसर साइड है कांजली लेक, जो पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, वैसे रामसर साइड की बात आ गई है तो कर ही लेते हैं। टोटल रामसर साइट कितनी है अभी तक इंडिया में? मई 2025 तक 89। ठीक, मैक्सिमम मैक्सिमम रामसर साइट कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ठीक, 20 के आसपास है। और लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? यह है सुंदरवन। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी रामसर साइट, यह है रेणुका लेक। रेणुका झील है, कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। अभी रिसेंटली कुछ ऐड की गई थी फरवरी में, तो 89 रामसर साइट कौन सी है? यह है उधवा लेक। उधवा झील है झारखंड में। 88 कौन सी है? खेचियो पलरी। खेचियो पलरी, खेचियो पलरी, ये है सिक्किम में। और इससे पहले थारटेंगल, थारटेंगल वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। और एक और है सक्कर कोटाई, सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये देख लेना। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया था 2015 में। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये फ्रांस में ही हुआ था, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है। तो उस पे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बात की गई थी। अब देखो, क्योटो प्रोटोकॉल भी है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। क्यों हुआ था? ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ था 1987 में। इस पे क्या बात हुई थी? जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। और ओजोन लेयर कौन से मंडल में आती है? वायुमंडल के समताप मंडल में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर। अब यहाँ पे एक है रियो, रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ है? ये ब्राजील में है। 1981 में हुआ था शायद, नहीं 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क ऑफ इंडिया, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा पार्क कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। भादला सौर पार्क राजस्थान में है, यही है। इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सोलर पार्क है पावगढ़, सोलर पार्क, ये कहाँ है? ये है कर्नाटका में।
इसकी क्षमता है 2050 मेगावाट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है 17 टारगेट हैं और 169 सब टारगेट है। इनको पूरा करना है 2023 तक का भारत में। अब SDG का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे लक्ष्य जो सभी देशों को पर्यावरण, समाज व अर्थव्यवस्था तीनों क्षेत्रों में संतुलित विकास करे। तो क्या बोला? पर्यावरण और सामाजिक और तीसरी चीज अर्थव्यवस्था, तीनों क्षेत्रों में संतुलित विकास हो, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। तो अगला प्रश्न हो गया। तो ये थे भाई जो कल पूछे गए थे, ठीक है। कोशिश करिए मैंने मेरे एंड से बताने की। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो कमेंट करना।